अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिसके असरात आने वाले बरसों में बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ सकते हैं और बिजली की कॉस्ट भी खासी कम हो सकती है। जामशोरो पावर प्लांट को इम्पोर्टेड कोयले से थर के कोयले पर मुंतकिल करने की बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी है और इस सिलसिले में हुकूमत का यह कहना है कि जामशोरो के 660 मेगावाट के इस जदीद पावर प्लांट को मुकम्मल तौर पर थर के मकामी लिग्नाइट कोयले पर मुंतकिल किया जा सकता है और इसके लिए किसी बड़े पैमाने पर नए प्लांट की तामीर की ज़रूरत भी नहीं होगी। और इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक इस इक़दाम से अगले 26 साल के दौरान 3 अरब 23 करोड़ 90 लाख डॉलर से ज़ायद की टोटल बचत हो सकती है। इस बड़े मंसूबे की सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली बात यह है कि इस पर सिर्फ तकरीबन 11 करोड़ 66 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, जबकि इसके नतीजे में हासिल होने वाली बचत इस सरमायाकारी से कई गुना ज़्यादा होगी। इस बचत में 2 अरब 10 करोड़ डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला की बचत भी शामिल होगी, यानी पाकिस्तान को 2 अरब 10 करोड़ डॉलर बैरून मुल्क कोयला ख़रीदने के लिए या इम्पोर्टेड फ्यूल ख़रीदने के लिए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और यही वो रकम है जो मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को भी बढ़ा सकती है, इम्पोर्ट बिल और बैरूनी अदायगियों के दबाव को कम कर सकती है। ये फिगर सिर्फ एक मनसूबे की कामयाबी की निशानदेही नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी और पॉजिटिव तब्दीली की तस्वीर भी दिखाते हैं। कई साल तक मुल्क की एनर्जी डिमांड का बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड फ्यूल पर मुनहसर रहा, जिसकी वजह से आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव और डॉलर की कदर में तब्दीली बराह रास्त बिजली की कीमत को मुतासिर करती रही। लेकिन अब बेहतर तरीके से पॉलिसी का रुख लोकल रिजर्व की तरफ मोड़ा जा रहा है और थर का कोयला इस हिकमत अमली का अहम सतून बनता जा रहा है। जामशोरो मनसूबे की खास बात यह है कि यहाँ पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए मकामी ईंधन पर मुंतकली की राह को हमवार किया जा रहा है। अगर ये मनसूबा कामयाबी से मुकम्मल होता है तो इंपोर्ट बिल में कमी आएगी और मुल्क के कीमती ज़र मुबादला पर दबाव भी यकीनी कम होगा। ये बात वाज़ेह है कि एनर्जी सेक्टर में इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम होने से बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट में खासा इस्तेहकाम आ सकता है, करंट अकाउंट पर दबाव कम हो सकता है और मजमूई तौर पर मईशत को फ़ायदा पहुँच सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में यह तब्दीली सिर्फ सरकारी सतह तक महदूद नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़ास तौर पर सबसे अहम किरदार इन हालिया चंद महीनों में के इलेक्ट्रिक ने अदा किया है। के इलेक्ट्रिक ने अपनी पैदावार के निज़ाम को ज़्यादा मौसर बनाने की कोशिश की है, महंगे ईंधन पर इन्हिसार कम करने और सस्ती बिजली के ज़राए को शामिल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। मुसाफ़ती ज़राए से बिजली के हुसूल और तवानाई के मिक्स में बेहतरी की कोशिशें इस बात की निशानदेही करती हैं कि तवानाई के शोबे में बेहतर कारकर्दगी अब बहुत ज़रूरी है और लागत में कमी अब एक मुश्तरका कौमी हदफ बनता जा रहा है। इसी तनाजुर में जामशोरो का यह मनसूबा भी बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात ज़्यादा से ज़्यादा मकामी वसाइल से पूरी करे और इम्पोर्टेड ईंधन पर इन्हिसार को कम किया जाए। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की बेहतरी के लिए इस मनसूबे का मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। तमाम तकनीकी और रेगुलेटरी मराहिल भी तेज़ी से तय होना बहुत ज़रूरी हैं और सबसे अहम बात यह है कि इसके फ़वाइद भी भरपूर तरीके से डोमेस्टिक कंज्यूमर और ख़ास तौर पर इंडस्ट्री तक बर वक्त मुंतकिल होने चाहिए, क्योंकि जब किसी मुल्क की तवानाई की लागत में इस्तेहकाम आता है और इम्पोर्टेड ईंधन पर इन्हिसार कम होता है तो उसके असरात सिर्फ बिजली के शोबे तक महदूद नहीं रहते। कम तवानाई लागत इंडस्ट्री के लिए साजगार माहौल पैदा करती है, नई इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई करती है और बिजनेस कॉन्फिडेंस में मजीद इजाफा करती चली जाती है। इसी तरह थर के कोयले के इस्तेमाल में इजाफे से माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कई दूसरे सेक्टर्स में भी रोज़गार के नए मौके पैदा हो सकते हैं। ये सब कुछ वक्त पर हो या फिर इसमें थोड़ी बहुत ताख़ीर हो, लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सिर्फ 11 करोड़ 66 लाख डॉलर की सरमायाकारी के बदले 3.2 अरब डॉलर से ज़ायद की मुतवक्के बचत किसी भी माशी मनसूबे को गैर मामूली अहमियत दे देती है। और अब इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर अब मुस्तकबिल में किस सिमत में जा रहा है और ये प्रोजेक्ट हमारे एनर्जी सेक्टर पर से ओवरऑल लोड किस हद तक कम कर सकेगा। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमने दावत दी है शाह कादिर साहब को, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एनर्जी हैं एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स में, हमारे साथ मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक से भी एज स्ट्रेटेजिक हेड मुंसलिक रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो एक अहम प्लांट जामशोरो का फाल होने जा रहा है और इसमें जब हम लोकल कोल को इस्तेमाल करेंगे 26 साल में एक बहुत बड़ी अरबों डॉलर की बचत होने जा रही है। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, कोई भी जो कंट्री होता है उसको अपनी एक सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए जो की चीज़ चाहिए होती है वो एक लॉन्ग आउटलुक चाहिए होती है एनर्जी प्राइसेस पे।
और वो उसी वक्त आ सकती है जब आपके अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज जो हैं काफ़ी मिकदार में यूज़ हो रहे हैं। हर की ये इंटीग्रेशन इनटू द पावर सेक्टर हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी एनर्जी पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख सकते हैं। इसमें जो सफ़र था वो हमने 2015 से स्टार्ट किया था, जब हमने थर माइन माउथ पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया, और माशाल्लाह अब वो 3300 मेगावाट तक पहुंच चुके हैं। ये दूसरा फेज हम करने जा रहे हैं, जिसमें थर का कोल थर के सहरा से बाहर निकल के उन प्लांट्स तक पहुंचेगा जो पहले इंपोर्टेड कोल पे डिजाइन किए गए थे, और अब हम एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सो दैट ये थर का कोल, हमारा अपना कोल, इसमें इस्तेमाल हो सके। जो बड़ा फायदा है कि ये है कि जब भी कोई एक हमारा एक बूम आता है तो डेफिनेटली एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। एनर्जी की डिमांड अगर इंपोर्टेड फ्यूल से पूरी हो रही हो तो आपकी इकोनॉमी ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सपोर्ट्स उतनी हो नहीं रही होती जितना फ्यूल इंपोर्ट हो रहा होता है। ये चीज़ ये मुमकिन बनाएगी कि ऐसी कोई भी साइकिल जो है वो एनर्जी की इंपोर्ट की वजह से बस ना हो, बल्कि वो उसको पुश करेगा, एक टेल विंड प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू इंडिजिनाइज द एनर्जी सेक्टर। सही। और साहब हमारी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा इशू है वो है ही कॉस्ट का, कि एनर्जी टैरिफ्स हमारे मुल्क में इतने हाई हैं कि हम ना अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, ना हम इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पीट कर सकते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री को इससे बराह रास्त क्या फ़ायदा होने जाएगा? और हम अगर इंडस्ट्री को कोई रिलीफ देते भी हैं गवर्नमेंट लेवल पर, तो उसका बोझ फिर हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं, और तो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है? देखिए, जो खाली इस प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट है वो तकरीबन $123 मिलियन पर एनम का है, जो 600 मेगावाट का है। और हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, ऐसे तकरीबन 4000 मेगावाट के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कन्वर्ट होंगे इंशाल्लाह। हाल ही में अगर इस 600 मेगावाट की बात करूं तो $123 मिलियन, जो कि रफली आपके 35 बिलियन बनते हैं। हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो साल की 110 बिलियन यूनिट के अराउंड है। सो खाली इस प्रोजेक्ट से 30 पैसे का फायदा होगा। फिर जो अगर हम बाकी 6 प्रोजेक्ट्स को भी कर रहे होंगे तो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो ₹2 कम हो रही होगी। फर्दर जो की फायदा आ रहा होगा वो आ रहा होगा कि इकॉनमी ओवर हीट नहीं हो रही होगी। जब हम इसी एनर्जी को हम लोकल रुपी में यूज कर रहे होंगे तो हमें डॉलर अर्न करने नहीं पड़े होंगे। तो वो जो एक और आता है कि हमारी रुपये की डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है और एनर्जी की प्राइस उससे भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, वो भी अरेस्ट होगा। सो इंडस्ट्री को डेफिनेटली इससे फायदा होगा। इंडस्ट्री को अपनी जो दो चीज़ें कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, एक तो एनर्जी प्राइस, और किसी हद तक हम जो हमारे फॉरेन करेंसी का ज़िया है जिसकी वजह से रुपए पे एक प्रेशर भी रहता है, उसको भी रोकने में हेल्प मिलेगी। और ये दोनों चीज़ें इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। सही। और साहब ये इसकी टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि विद इन टाइम ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, प्रोडक्शन यहाँ से शुरू हो जाए, लोकल कोल का हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें, और आगे फिर ज़ाहिर है जो मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं या इसकी एक्सपेंशन है वो इसी प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगी। तो इसकी टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है? ये कब से बाकायदा आगाज़ हो जाएगा इसका? इसमें हमारी कोशिश है कि इसको हम एज अर्ली एज पॉसिबल करें। इसमें जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनका रोल बहुत पिवटल है। ही हैज़ बीन पर्सनली स्टूवर्डिंग दिस एक्सरसाइज एंड ही इज पुशिंग फॉर द कन्वर्जन। ये प्राइम मिनिस्टर के जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव्स हैं फॉर द सेक्टर रिफॉर्म्स उसका भी पार्ट है कि तमाम इनको कन्वर्ट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है वो जारी रहेगा, और जो प्लान है वो ये है कि 18 महीने में एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ये डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन की, हमारी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो कितनी तेज़ी से अचीव की जा सकती हैं। अगर हम ये रेगुलेटरी अप्रूवल 6 महीने से 1 साल के अंदर में अचीव कर लेते हैं तो हम 1.5 साल उसके बाद इस प्लांट को टोटली कन्वर्ट कर देंगे। तो इन पैरेलल हमें मेरे ख्याल में दूसरे प्लांट्स को भी कन्वर्ट करने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। और शाह साहब इसमें क्या हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? आगे चलकर हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें दुनिया से और दूसरे ममालिक की कंपनीज आएँ या इन्वेस्टर्स आएँ और इस प्रोजेक्ट में और इसकी एक्सपेंशन में वो भी हमें फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दें? अगर आप इस वक्त देखें तो थर कोल पे माशाल्लाह आई थिंक सो दिस हैज बीन ओन्ड बाय पाकिस्तानी नेशन। ये प्रोजेक्ट जो है एनर्जी सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है, सो वी हैव बीन वेरी गुड इन प्रोटेक्टिंग आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट।
सो इसमें काफ़ी हमें पैसा लोकल रिसोर्सेज से मिल रहा है। अभी अगर आपने सुना होगा फौजी फर्टिलाइजर ने भी एक कोल टू फर्टिलाइजर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। दिस इज कमिंग फ्रॉम द लोकल मनी, एक कंसोर्टियम कर रहा है। ये भी जो हम प्रोजेक्ट करेंगे ये लोकल बैंक से हम इसको अरेंज करेंगे, और ये इतना पैसा नहीं है, हमें तकरीबन जो चाहिए वो 32 बिलियन के करीब रुपए चाहिए जामशोरों को कन्वर्ट करने के लिए, और इसका फायदा जो है वो 35 बिलियन हर साल का है। सो ये लोकल बैंक्स इस पे खासे एक्साइटेड हैं, और सिमिलरली जो दूसरी भी एक्सपेंशन कन्वर्जन हो रही होगी इंशाल्लाह, हम देखेंगे कि उसमें पाकिस्तानी पैसा, और अगर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी हुई तो इंशाल्लाह वो भी अरेंज हो जाएगा। आई थिंक सो हर कोई अब समझता है कि एक नए ग्लोबल सिनेरियो में जहां सप्लाई चेन्स के रिस्क बढ़ रहे हैं, आपके लिए इंडिजिनाइजेशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट का फोकस और इन्वेस्टर्स का फोकस भी इस पे है। सही। और ये 660 मेगावाट से बढ़कर जब ये मजीद ऐसे प्लांट सामने आएंगे, आप कह रहे हैं कि 4000 मेगावाट तक जाने का प्लान है, तो फिर कराची चूंकि एक बिजनेस हब है, कराची की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उस पर कितना फ़र्क पड़ना है, और फिर ओवरऑल मुल्की एतबार से अगर हम बात करें तो ये कितना हेल्पफुल हो सकेगा? एनर्जी की जो हीट है वो आपने कहा कि ज़ाहिर है उसमें कम होगी, और ये प्रेशर यकीनी तौर पर कम करेगा, जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें वाज़े कमी आएगी। तो ये 4000 मेगावाट तक अगर हम चले जाते हैं तो फिर कितना फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए 4000 तो एडिशनल है, 660 ये और 4000, तो 4600 है। ओके। अभी मैं आपको एक फिगर कोट करूं, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट ग्रिड की है वो तकरीबन 27 रुपए की आती है, और 27 रुपए से मुराद वो कॉस्ट है, वो पावर प्लांट की कॉस्ट है जो आखिर में रन होता है, सबसे महंगा पावर प्लांट टू मीट द डिमांड। इन प्रोजेक्ट्स के आने से ये होगा कि हमें थर के प्रोजेक्ट ही चलाने पड़ेंगे, कोई और प्रोजेक्ट नहीं चलाना पड़ेगा। सो हमारी मार्जिनल कॉस्ट 27 रुपए से 5 रुपए पे आ जाएगी। थर के प्रोजेक्ट्स की मार्जिनल कॉस्ट 5 रुपए है। सो कोई भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी डिमांड है वो हम 5 रुपए खर्च करके पूरी कर रहे होंगे, और हमारी जो भी आई थिंक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है वो इससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही होगी। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि कराची में की इंडस्ट्रीज को क्या फायदा होगा, आई थिंक सो कराची इज बेस्ट प्लेस टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस कन्वर्जन। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम प्रोजेक्ट, मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो कोल के हैं, ये साउथ की साइड पे हैं, नियर टू कराची साइड पे हैं, और इनकी एवैक्यूएशन टुवर्ड्स कराची प्रोवाइडेड हम एक इंडस्ट्रियल लोड एंकर क्रिएट कर सकें। एंड दैट्स वाई एक ज़रूरत है कि कराची में एक बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो कि रफली ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करें, और वो कमोडिटी ऐसी क्रिएट करें जो कि एक्सपोर्टेबल हो, और उसमें हम इस तरीके से अपने कोल को कन्वर्ट कर रहे होंगे डॉलर्स में या युआन्स में। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग, फॉर एग्जांपल केमिकल्स, कोल टू केमिकल्स, ये तमाम एनर्जी इंटेंसिव प्रोजेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल कोल टू फर्टिलाइजर, ये तमाम वो कमोडिटीज हैं जो एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं। सो एक ये कराची के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को भी बेहतर करेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बेहतर करेंगी, बट एट द सेम टाइम ये एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ भी लेके जाएंगी। तो मेरे ख्याल में कराची इज बेस्ट प्लेस, गिवन कि हम उन प्रोजेक्ट्स के बहुत करीब हैं। इस पावर को शायद नॉर्थ में पहुंचाना ज्यादा मुश्किल होगा, और गिवन कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो कराची के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कंपेटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है कि वो एक बेहतर कॉस्ट पे compete कर सके इन द इंटरनेशनल मार्केट, प्रोवाइडेड दिस cheap power is made available to those industries। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन शाह साहब कि ये अब जो हमारा इंपोर्ट बिल है इस वक्त, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है, और इंपोर्ट बिल में हम सबसे ज़्यादा एनर्जी पर ही उसको खर्च कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारा ये बिल बढ़ता है। तो ये अब इसको किस हद तक कम कर सकेगा इनिशियल जब ये 660 मेगावाट का प्लांट स्टार्ट होगा, और फिर जब इसकी एक्सपेंशन होती रहेगी, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन पर ये पहुँचेगा, तो हम कितना फ़र्क ले आएंगे अपने इंपोर्ट बिल के अंदर, जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है? देखिए मेरे ख्याल में ये चीप एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, दो फिनोमेना को पुश करेगी। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जो कि खुद अपने लिए डॉलर भी कमा रही होगी। एक तो वो इंपोर्टेड फ्यूल के डॉलर को बचा रही होगी, विच इज रफली, मेरा जो एस्टिमेट अगर $123 मिलियन 660 का कर रहा है, सो वी विल बी सेविंग $1 बिलियन, 1.5 बिलियन डॉलर अ ईयर इन द इंपोर्ट बिल
अगर मैं सिर्फ इंपोर्टेड कोल से ही कंपेयर करूं। इसके अलावा ये एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को भी कर रही होगी। एक और चीज जो इसके साथ स्टार्ट होगी, जो आप देख भी रहे हैं, कि पाकिस्तान में अब जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो सिर्फ एक फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में नहीं हो रहा, बल्कि मोबिलिटी के सेक्टर में भी जा रहा है। एंड यू आर सीइंग मोर ईवीज, मोर स्कूटीज जो कि इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं, जिसका मतलब है कि एक जैसे जैसे ये चीप पावर घरों में भी अवेलेबल होगी, और उन घरों में जो सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते, वो इस पावर को यूज करके अपने स्कूटर्स को, अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर सकेंगे, और वो पेट्रोलियम का बिल भी बच रहा होगा। सो दिस विल हैव व्हाट आई कैन से अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। द चीप एनर्जी और जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म आउटलुक ले सकें, इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ a size of 250 million population. So इसके बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे, और इसके फायदे जो हैं, मेरे ख्याल में मैं काउंट करने पे आऊँ तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इसमें बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाब कादिर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी पार्क इन्वेस्टमेंट्स, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजूद के साथ हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और आलमी सतह पर इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ग्रेजुअली नीचे आ रही हैं, इसी तरह से हम गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस की भी मुसलसल गिरावट देख रहे हैं, और उसमें भी मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऑयल जो इस वक्त गोल्ड प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट $4000 के अराउंड हैं, इससे बहुत थोड़ा सा ऊपर है। और जो सिल्वर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में है इस वक्त, वो $60 पर ऑन से भी नीचे आ चुकी हैं। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इस प्राइस के एतबार से इस वक्त 1 तोला सोना 4,20,000 के अराउंड, बल्कि उससे भी कम हो चुका है। और इसी तरह से जो चांदी की इस वक्त 1 तोले की मालियत है पाकिस्तान में, वो 6,000 और 6,500 के आसपास इस वक्त आ चुकी है। तो अब ये मुसलसल इस गिरावट की वजह क्या है? जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, जब ये ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी, तो शायद इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और फिर सोने और चांदी की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगी। अगर हम जनवरी से अभी के प्राइस का मवाजना करते हैं तो ये कोई 1.5 लाख रुपए 1 तोले का फ़र्क आता है। ये कोई $1,500 का इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो ये फ़र्क इस वक्त हमें नज़र आता है 6 महीने में। तो अब अगले 6 महीने कैसे रहेंगे इस सेक्टर में, और ये प्राइसेस क्या वापस जंप करेंगी या नहीं? पीस एग्रीमेंट अभी वक्ती तौर पर हुआ है, अगर ये लॉन्ग टर्म में भी हो जाता है मुस्तय, तो फिर ये प्राइसेस मज़ीद कम होंगी या ऊपर जाएंगी? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान टिसोरी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। गोल्ड प्राइसेस क्यों इतना इस वक्त एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिखा रहे हैं? जब से हमने देखा ये जंग शुरू हुई, एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स ये मुसलसल डिक्लाइन की तरफ है। देखिए थैंक यू अरबाब। सोने की हालिया कमी की सबसे बड़ी वजह तो आप समझ सकते हैं, जो इस वक्त ईरान और अमेरिका का जो वक्ती सेटलमेंट होने जा रहा है, और ये एक इम्पैक्ट जो है अभी बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि जिसका मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनमें खलबली मची हुई है कि क्या होने जा रहा है। कोई चीज़ दिख नहीं रही कि किस तरीके से किस तरफ जाएगी। तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड के ऊपर भी आया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो मुस्तकिल जो है उसमें करेक्शन आ रही है। मैं इसको क्रैश नहीं कहूँगा, कोई डिक्लाइन नहीं कहूँगा, आई विल यूज द वर्ड करेक्शन जो है वो मैं यूज़ करूँगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि जब ये चीज़ें पिछले 5-6 महीने पहले शुरू हुई थी तो सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो है गोल्ड जो है $5,000 से $6,000 पर आउंस की हम लोग सब बातें कर रहे थे, पर उसके बरक्स हुआ, मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू किया। और उसकी दूसरा रीज़न जो मैं समझता हूँ, जो बड़ा पिछले 2-2.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका ने जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। वो 2-2.5% से जो है इस वक्त $6 से $60 जो है परसेंट जो है वो उन्होंने इंक्रीज किया है, जिससे जो है इन्वेस्टर का जो है वो रुझान जो है वो उस तरफ चला गया। तो उसमें भी वो भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से जो है गोल्ड के मार्केट के ऊपर जो है वो काफ़ी असर जो है वो आया है। पर हालिया दिनों में आपने रिपोर्ट देखी होगी, JP मॉर्गन ने अपनी एक रिसेंटली रिपोर्ट में प्रेडिक्शन की है कि गोल्ड जो है वो दिसंबर तक जो है $6,000 जो है पर आउंस जो है मार्केट टच कर सकती है। तो मैं भी यही समझता हूँ। देखिए सिर्फ ये इम्पैक्ट जो है ये
फिलहाल अभी 2-2.5 महीने तक तो मुझे लगता है कि मार्केट 4,000 से 4,500 या 5,000 के दरमियान जो है मार्केट रह सकती है। बट क्योंकि इसकी गोल्ड की अपनी एक डिमांड है, सेंट्रल बैंक की बहुत बड़ी बाइंग है। हमने देखा कि वॉर के दौरान में भी जो है चाइना ने जो है वो अपनी बाइंग नहीं रोकी। उसके अलावा जो है वो कनाडा की, इंडिया की बहुत बड़ी बाइंग जो है वो मुसलसल जारी रही। इसके साथ जो है वो रशिया की भी बहुत बड़ी जो है बाइंग जो है वो जारी रही। तो मुझे आने वाले वक्तों में मार्केट जो है वो एंड ऑफ दिस ईयर तक जो है मैं स्टिल उसको जो है वो देखता हूँ कि हो सकता है कि मार्केट जो है $5,500-6,000 पर आउंस जो है वो टच कर सकती है। सही। अच्छा इमरान साहब, ये अगर जनवरी के प्राइसेस से मवाजना करें तो ये अपना 25% इस वक्त नीचे जा चुकी है गोल्ड मार्केट, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम सिल्वर प्राइस देखें तो ये हाफ हो चुकी है, 50% डाउन इस वक्त हो चुकी है। अपने ऑल टाइम हाई को ये 12-13 हज़ार रुपये पाकिस्तान में टच करके आई है और उस वक्त ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 15,000 रुपये से भी ज़्यादा हो जाए। पाकिस्तान में तो उस वक्त 20-22 हज़ार रुपये पर तोला उस वक्त ये मिल रही थी, इतना ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ चुकी थी। तो ये अब ये इसका भी ट्रेंड दोबारा से ऊपर जाना है, ये भी दोबारा अपनी इस परसेंटेज को रिकवर करेगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि सिल्वर का सिर्फ ज्वेलरी या ऑर्नामेंट में नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूज भी है और सिल्वर की डिमांड जो है वो कभी कम नहीं होगी। अब मैं समझता हूँ इस वक्त जो सिल्वर की एक्चुअल मार्केट चल रही है वो इस वक्त जो है वो जो होनी चाहिए मैं समझ रहा हूँ वही चल रही है। पर हम सिल्वर को भी देख रहे हैं कि एंड ऑफ ईयर तक जो है उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी ग्रोथ आएगी। ये सिल्वर भी जो है वो ऊपर जाने की हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो है बड़ा इजाफा आ सकता है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन हम अमेरिका और ईरान की देख रहे हैं, अभी ये देखना है कि सिचुएशन कहाँ जाके बैठती है, सेटलमेंट का इम्पैक्ट मार्केट पे क्या आता है, सारी कमोडिटीज पे क्या आता है। तो आई एम श्योर कि ऑयल के बाद जो है ये सिल्वर और गोल्ड पे भी जब लोग देखेंगे कि मार्केट सेटल हो गई है और ये मामला जो अमेरिका और ईरान के हैं ये सेटल हो गए हैं, तो उसके बाद ही जो है वो एक्चुअल पोजीशन जो है वो सामने आएगी। सही। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है जैसी किसी कमोडिटी की प्राइस कम होना शुरू होती है तो एक आम इन्वेस्टर, एक कॉमन मैन फौरी तौर पर एक्टिव होता है और उस कमोडिटी के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो ये भी गोल्ड एंड सिल्वर का अपना मैक्सिमम डिक्लाइन आ चुका है, ये अब यहाँ से वापस ही रिकवर होंगे या अभी ये डिक्लाइनिंग मोमेंट थोड़ा सा, आपने करेक्शन का वर्ड यूज़ किया, करेक्शन मज़ीद थोड़े अरसे जारी रहेगी? मुझे लगता है कि ये इतनी ज़्यादा मैं अब करेक्शन नहीं देख रहा। जितना मार्केट ने आना था मुझे लगता है कि मार्केट आ चुकी है। हो सकता है हम $200-250 और देखें इसको अंदर की तरफ आते हुए, पर मुझे जो मार्केट है अपवर्ड लग रही है। जब ये ईरान और इनका सेटलमेंट जो है वो चीज़ें क्लियर आ जाएंगी अभी आने वाले हफ्तों में, 10-15 दिन में आप देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट को मैं थोड़ा अपवर्ड की तरफ ही देख रहा हूँ। मजीद मुझे मार्केट नहीं देखनी। मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि अभी थोड़ा पेशेंट से काम लें, देखें मार्केट को, क्योंकि जब ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो लोग मार्केट में गोल्ड बेचने को निकलते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान टिसौरी साहब, पाकिस्तान ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आने वाले दिनों में देखना ये है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस इसी तरह से नीचे जाती रहती हैं, इनमें थोड़ा सा ठहराव आता है। बहरहाल इन्वेस्टर्स के लिए 6 महीने पहले की निस्बत आज एक बेहतर टाइम है, जिसको भी गोल्ड या सिल्वर ख़रीदना है कि वो इस टाइम अपनी ज़रूरत के तहत या इन्वेस्टमेंट के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में पॉलिसियों का तसलसल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इंपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ी पहेली बन गया है। अब से कुछ अरसे कबल तक ईवी गाड़ियों के इस्तेमाल को इनकरेज किया जा रहा था, लेकिन अब ईवी गाड़ियों पर भी भारी टैक्स लगाया जा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने फिस्कल ईयर 2026-27 के फाइनेंस बिल में इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और लग्जरी SUVs पर नई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी की मंजूरी दी है। अब ये टैक्स गाड़ी की $1 मालियत की बुनियाद पर लगाया जाएगा। हुकूमत का इस नए टैक्स आयद करने का मकसद इजाफी रेवेन्यू हासिल करना और FBR के रिकॉर्ड टैक्स टारगेट को पूरा करना है। नए निजाम के तहत $75,000 तक मालियत की मुकम्मल इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियां टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी, लेकिन $75,000 से $110,000 तक की गाड़ियों पर 30%, जबकि $1,10,000 से जायद मालियत वाली गाड़ियों पर 40% एड वॉल्यूम टैक्स आयद होगा। अब कमेटी ने 2000 सीसी से 3000 सीसी तक इंपोर्टेड गाड़ियों और SUVs पर 86% टैक्स की भी मंजूरी दी है। इस इकदाम से महंगी इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है।
सकता है। अब हुकूमत ने IMF को आगाह किया है कि 26 इजाफी फाइनेंशियल इनिशिएटिव से आइंदा साल 1020 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को है। FBR को फिस्कल ईयर 26-27 के लिए 15 खरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स टारगेट दिया गया है, जो रवां साल के नज़रसानी शुदा टारगेट से तकरीबन 18% ज़्यादा है। कमेटी ने 14 मुख्तलिफ सेक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डीलर्स और सब डीलर्स के अलावा होल सेलर्स पर कम अज़ कम 0.5% टैक्स की मंजूरी दी है। इन सेक्टर्स में फार्मा के साथ खाद है, सिगरेट के अलावा चीनी और मोबाइल फ़ोन्स के साथ पैक शुदा खुराक और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मशरूबात और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कॉस्मेटिक्स और क्लीनिंग की मसनूआत शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली इनकम पर 5% विद होल्डिंग टैक्स की भी तजवीज़ लगी है और इससे डिजिटल क्रिएटर्स और ऑनलाइन कारोबार मुतासिर हो सकते हैं। इंपोर्टेड कोयले पर 1% वैल्यू एडिशन टैक्स की मंजूरी भी दी गई है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारों पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना बरकरार रखा गया है। अब ये एक आवाम फ्रेंडली बजट है, बिजनेस फ्रेंडली बजट है, जिसकी अब अप्रूवल भी शुरू हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हुकूमत कभी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको हमें इनकरेज करना है, 2030 तक हमें 30% उस पर शिफ्ट होना है, लेकिन फिर बड़ी गाड़ियों पर टैक्स भी लगाया जा रहा है। पहले ज़रा इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम एक एक करके दीगर सेक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बड़ा इशू है वो ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि FBR के जो रेवेन्यूज़ में इजाफा की कोशिश की गई है आने वाले साल में तकरीबन 13 से 15.3 खरब तक ले जाने की कोशिश, तकरीबन 17.5% इजाफे की कोशिश की गई है। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है और आपने तो देखा होगा कि इस साल ख़त्म होने वाला है और इस साल जो शॉर्टफॉल है वो 1 खरब से भी ज़्यादा है। खुदा न खास्ता ये ख़तरा मौजूद है कि आने वाले साल में भी फिर से इस शॉर्टफॉल बहुत बढ़ सकता है। और दोनों तरफ की बातें हैं। कुछ ऐसे इक़दाम लिए गए हैं जिससे रेवेन्यूज़ में कुछ कमी आ सकती है, बट वो मुनासिब है। पर्सनल इनकम टैक्स में आपने स्लैब्स में कुछ कमी की है, फिर आपने कोशिश किया है कि किसी तरह से आप जो है वो एक मॉडेस्ट लेवल पे रखते हुए आप जो रिटेलर्स वगैरह से कुछ रेवेन्यूज़ कलेक्ट करें। और मेरे ख्याल से कोशिश ज़्यादा इस बात की है कि किसी तरह से ऑडिट के निज़ाम में तब्दीली बड़ी लाया जाए। इस वक्त पोजीशन ये है कि सारे रेवेन्यूज़ में इनकम टैक्स के जो कलेक्शन आउट ऑफ डिमांड होता है आफ्टर द ऑडिट प्रोसेस वो सिर्फ 5% है। तो ये कहना कि हम ऑडिटिंग निज़ाम को बहुत बेहतर करके एक साल में 1000 अरब एक्स्ट्रा हासिल करेंगे और दूसरे मेजर से करेंगे, ये नामुनासिब है। दूसरी तरफ आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की है, देखिए मुनासिब ये है कि जो मीडियम साइज व्हीकल्स हैं उन पर टैक्स रेट तो यकीनन कम होना चाहिए, बट लग्जरी व्हीकल्स हो इलेक्ट्रिक और नॉट, मैं समझता हूँ कि मुनासिब पॉलिसी है कि उन पर रेट्स टैक्स के ऊंचे रखे जाएं। सही। तो हफीज़ पाशा साहब, ये जो इस वक्त अनटैक्स सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने की जो कोशिश की गई है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक नज़र आ रही है, ये अलामती कोशिश है, वाकई ऑन ग्राउंड इससे चीज़ें भी चेंज होंगी? क्योंकि जो 800-900 अरब का अगर शॉर्टफॉल है तो इसको ये 50-60 अरब से कैसे फिल किया जाएगा? इक़दाम तो ये मैक्सिमम 100-150 अरब के लग रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो आपने रिलीफ भी दिया है वो 50-100 अरब का है। सवाल ये पैदा होता है कि बड़े रिटेलर्स को आपने एक वाज़े तौर पर नहीं पकड़ा है। आपके पास एक ही तरीक़ा है कि जो बिजली के विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम चल रहा है उसके रेट्स कुछ बढ़ा दें और मेक इट मोर प्रोग्रेसिव। दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, जिसने पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया है और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इसलिए कि रियल एस्टेट से एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं होता, अलबत्ता इंपोर्ट्स में होता है। तो बात यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में आपको मुनासिब तरीके से 6 टैक्सेस मौजूद हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पर, कुछ प्रोविंसेस में, कुछ फेडरल गवर्नमेंट में। इन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, प्रोग्रेसिविटी के लिहाज से, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन के लिहाज से,
और रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से तकरीबन 600 से 800 अरब एक्स्ट्रा आप जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा शोबा जो है जिस पे IMF ने भी जोर दिया है पिछले 2-2.5 साल से, और वो है आपका ज़री शोबे में बड़े किसानों की आमदनी। उस पे भी पोटेंशियल तकरीबन 600 से 800 अरब का है, मगर आप पंजाब में देखिए टारगेट जो रखा गया है मुश्किल से 15 अरब भी नहीं रखा गया। तो 3 शोबे ऐसे हैं जहां गुंजाइश बहुत है ब्रॉड बेसिंग की। वो है आपका बिग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स, दूसरा आपका प्रॉपर्टी ओनर्स, और तीसरा आपके बड़े बड़े किसान। अच्छा अभी साहब, ये रियल एस्टेट सेक्टर में आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इसमें एक्टिविटी बढ़ती है तो ज़ाहिर है हमारी इंपोर्ट्स तो बढ़ती हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। लेकिन अब एक्सपोर्ट सेक्टर को भी तो रिलीफ दिया गया, उन पर सुपर टैक्स बिल्कुल ख़त्म किया गया। और हमने ये भी देखा जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश होती है तो तब भी इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, चूँकि हमारी एक्सपोर्ट्स भी इम्पोर्ट्स पर ही रिलाई कर रही होती हैं। तो ये इसमें हम फिर करंट अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे? और एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का मतलब ये होगा कि टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकेगी, चूँकि वहाँ तो हमने एक टैक्स रिलीफ दे दिया सुपर टैक्स की मद में। देखिए, एक्सपोर्ट्स में टैक्स का जो बोझ है वो नुमायां तौर पर बहुत कम होना चाहिए। बहुत मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ एक्सपोर्ट्स को। इसमें कुछ मुल्क तो ऐसे हैं कि जो एडिशनल इनकम दे देते हैं। बांग्लादेश तो 20% टका पे एक्स्ट्रा रेट दे देता है एक्सपोर्टर्स को। बात यह है कि हमें अब कोशिश करके अपने एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाना है। कुछ अच्छे इक़दाम प्रपोज किए गए हैं, मगर देखिए इस वक्त एक सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा शोबा है एक्सपोर्ट्स का, जो तकरीबन 60% तक है, वो है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। बिल्कुल। उसमें क्या हुआ है? हुआ ये है कि कपास की फसलें जो है हर साल गिरती गई हैं, और उसके बरक्स आपके शुगर केन वगैरह की कल्टीवेशन बढ़ती गई है। आपका जो जिसे कहते हैं ना खून जो है बदन का, वो टेक्सटाइल सेक्टर में कपास की फसल है। एक वक्त ऐसा था जब हम हुकूमत में थे तो मुझे याद है कि कपास की फसल तकरीबन 14 मिलियन बेल तक पहुंच चुकी थी। अब वो गिर गिरा के 7 पे आ गई है। और ये आपने ठीक कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कपास की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट किया करते थे कपास। तो ये बहुत ही गलत और अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। सही। और अभी साहब ये आखिर में ये बताएगा कि ज़ाहिर जिस वक्त हम टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे तो वहाँ हम मिनरल सेक्टर की बातें कर रहे थे, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, IT सेक्टर हमारा बहुत इमर्ज हो रहा है। IT के नंबर्स तो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो इस बजट में कोई खास मिनरल सेक्टर का भी जिक्र नहीं हुआ, माइनिंग सेक्टर का कोई इतना खास कोई जिक्र नहीं है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आनी थी या उससे हमारा इकोनॉमी का एक गेम चेंज होना था, उसके लिए अभी थोड़ा और हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, या उस सेक्टर की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर मौजूद है? देखिए, मिनरल सेक्टर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। और अभी पाकिस्तान में देखिए कुछ साल पहले हमें कोल के मिनरल डिपॉजिट सिंध खास तौर में मिले, और उससे हमारी कितनी सेविंग हुई इंपोर्ट बिल की पावर जनरेशन में। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान में एक वक्त ऑयल के एक्सप्लोरेशन काफ़ी हद तक हो रहा था, मगर अब वो उसमें मोमेंटम कम हो चुका है। Reko Diq also is a very promising source of export revenue. Unfortunately, हमने मिनरल सेक्टर को अहमियत नहीं दी है। उसकी पार्टली वजह यह है कि ये ज़्यादा जो मिनरल्स देखे गए हैं आज तक वो बलूचिस्तान में हैं, और बलूचिस्तान में हालात कुछ ज़रा मुश्किल हैं सिक्योरिटी वगैरह के लिहाज से, इसलिए भी मिनरल डेवलपमेंट में कमज़ोरी आ गई। सही। तो अभी साहब एक आखिरी सवाल बस जाते जाते, एक हमारे यहाँ क्योंकि जॉब्स की बहुत कमी है, लोग परेशान होकर फिर सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने लगते हैं। ये सोशल मीडिया की कमाई पर भी 5% टैक्स लग गया है। तो ये तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनकी इनकम बहुत कम होती है, उन्हें भी ये कोई ख़ास एग्जेम्पशन नहीं मिला है। तो ये इस पर भी बता दीजिएगा, ये ज़रूरी था या ये 5% विद होल्डिंग टैक्स छोड़ा जा सकता था सोशल मीडिया पर? जी बिल्कुल, ये चीज़ें ऐसी हैं जो नई जिसे कहते हैं प्रैक्टिसेस हैं, और हमारे मुल्क में मीडिया का रोल, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे वाज़ेह तौर पर फैलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस वक्त
5% रेट लगाने की कोई ज़रूरत थी। आप सोशल मीडिया को और डेवलप होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।